हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में, जिसकी आज तारीख है 13 अप्रैल। इसमें हम बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की और उनसे पूरा एनालिसिस करते हैं उस क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे आज हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जिसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय और आर्थिक मामलों का विस्तृत विश्लेषण। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जेडी वेंस जो कि अमेरिका में है और मोहम्मद बाकर गालिबाफ ये ईरान में है, इसके बीच शांति वार्ता किस शहर में विफल रही? ठीक है, फेल हो गई, यानी कि शांति वार्ता की तो बात हुई थी लेकिन फेल हो गई। तो ये हुई है इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें इस शांति वार्ता की, तो ये इस्लामाबाद में कूटनीति प्रयास था, जिसमें जो पड़ता है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद की पाकिस्तान की राजधानी। बात करते हैं स्टडी रिपोर्ट की, तो यहाँ पे वार्ता पूरी तरह से विफल रही। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षण मुख्य यहाँ पे बाधा बने, यानी कि उनका कहना है कि हम तो भैया यूज़ करेंगे इस चीज़ को। दूसरी बात हम बात करें ईरान की, तो यहाँ पे ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा यहाँ की रियाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, होर्मुज जल संधि की नाकेबंदी के संदर्भ में अमेरिका ने क्या नई नीति की घोषित की है? तो ये की है, ईरान को टोल चुकाने वाले जहाज़ों को रोकना होगा। यहाँ पे बात करेंगे होर्मुज जल संधि की, तो वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चौक पॉइंट है। जहाँ पे भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ओमान और ईरान के बीच में ये है, ऊपर से ईरान है और नीचे से यहाँ पे ओमान देखा जाता है, और ये होर्मुज जल संधि है जहाँ पे वैश्विक तेल का लगभग 20% यहाँ पे आदान प्रदान यहाँ पे होता है, यानी कि रास्ता है। यहाँ पे अमेरिका द्वारा उन सभी व्यापारिक जहाज़ों को रोकने का सख्त निर्णय लिया गया जो सुरक्षित समुद्री मार्ग के लिए ईरान को टोल टैक्स यहाँ पे देते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के कारण अब तक मौतों का आंकड़ा कितना पार कर चुका है? तो ये कर चुका है 2000 मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं अभी तक। बात करेंगे लेबनान संकट में, तो बढ़ता इजरायली संघर्ष और मानवीय त्रासदी के कारण यहाँ पे 2000 से अधिक नागरिकों की यहाँ पे मृत्यु देखने को मिल चुकी है। बात करेंगे तो लेबनान यहाँ पे प्रभावित राष्ट्र कौन सा है? लेबनान, जो कि इसकी राजधानी है बेरूत। इजरायली सैन्य हमलों के कारण भारी मानवीय और बुनियादी ढांचे का यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे मुख्य लक्ष्य की बात करें तो हिजबुल्लाह है, जो कि लेबनान का एक प्रमुख शिया चरमपंथी संगठन और शक्तिशाली राजनीतिक दल यहाँ पे है। हमलावर का नेतृत्व कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। सैन्य अभियानों का नेतृत्व इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस देश ने हाल ही में ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन की क्षमता बहाल की है? तो ये की है सऊदी अरब ने। इस टॉपिक की बात करें तो सऊदी अरब की ऊर्जा धमनी है ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन। ठीक, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्या करेगा, यहाँ पे पाइपलाइन से इधर उधर करेगा। ठीक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कहते हैं। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पे सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा है। अब बात करते हैं इराक की, तो यहाँ पे बात करी जाए तो इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है निजार अमीद। इराक में सत्ता परिवर्तन हुई है जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। शासन व्यवस्था इराक में संसदीय गणराज्य है और यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं निजार अमीदी, कुर्दू राजनेता हैं। प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो राजधानी बगदाद है इराक की, और राष्ट्रीय मुद्रा है इराकी दिनार। इसके बाद देखेंगे अप्रैल 2026 में किन देशों में संसदीय या राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए हंगरी, पेरू और बेनिन। यहाँ पे 3 कंट्री हैं जो कि है यूरोप में है हंगरी। वर्तमान प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन हैं और मुख्य विपक्षी नेता पीटर मम्यार के बीच कड़ी राजनीति यहाँ पे टक्कर देखने को मिलती है। पेरू की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का ये देश है जहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला का प्रमुख देश यहाँ पे माना जाता है पेरू को। और बात करें यहाँ सत्ता के नए संघर्ष देखने को मिलता है, राजधानी इसकी लीमा है। बात करते हैं बेनिन। बेनिन क्या है? पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जहाँ पे राजधानी इसकी पोर्टो नोवा यहाँ पे है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, तो किस देश के ऐतिहासिक किले में भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई है? यहाँ पे आंसर इसका हैती। तो हैती में क्या हुआ, एक हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यहाँ पे ऐतिहासिक किला है, वहाँ पे क्षमता अधिक होने से अधिक भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण अचानक क्या हुआ, भगदड़ भगदड़ मच गई।
हैती की बात करें तो कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीप देश है ये। प्रशासनिक केंद्र की राजधानी की बात करें तो पोर्ट ओ प्रिंसेस की राजधानी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो तनाव के बावजूद चीन ने ताइवान के साथ कौन सी सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है सीधी उड़ान, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से अब दोबारा से स्टार्ट हो इस संबंध में बात करें तो तनाव के बीच कूटनीतिक पहल की, तो यहाँ पे चाइना से ताइवान यहाँ पे फिर से डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे उड़ने को तैयार हैं। ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आप सभी को पता है महान गायिका जो आशा भोसले हैं उनका कल निधन हो चुका है। तो ये कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था? तो ये हुआ था 92 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पे बात करेंगे तो भारत की कोकिला स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी आशा भोसले जी। उनका निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में। अद्वितीय पहचान की बात करें तो स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में अलंकृत था। ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इनको सबसे अधिक इतिहास में सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है इनका नाम। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो भारत ने किस राज्य में स्थानों के नाम बदलने के पर चीन के प्रयासों को मनगढ़ंत बताया है? अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है ना, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश में चीन के काल्पनिक दावों का यहाँ पे कड़ा विद्रोह देखने को मिलता है। जैसे कि मैकमोहन जो रेखा है यहाँ पे, मैकमोहन रेखा पूरे यहाँ पे चीन के साथ जो लगी हुई रेखा है उसको बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में विवाद क्या हुआ है, विवाद का केंद्र है अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नए काल्पनिक नाम जारी करने का अनुचित प्रयास किया है चीन ने। भारत का कड़ा रुख यहाँ पे, भारत सरकार ने इन नामों को सिरे से खारिज कर दिया है और स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश का भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य अंग है और नाम बदलने से यह यथार्थ बदलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विधेयक को एक स्वर में पारित करने का आग्रह किया है? तो ऑप्शन है महिला आरक्षण विधेयक। बात करेंगे इसकी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन से संशोधन से पारित हुआ है जो भी है। तो ये जो अधिनियम है इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर विधेयक का नाम है संसद में एक ऐतिहासिक बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया है। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो एक अच्छा यहीं पर आ गया आंसर। चलो 128वां संशोधन अधिनियम संशोधन ये था, विधेयक था। बात करते हैं इसमें होगा क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस संशोधन का। तो ये पड़ेगा इस अधिनियम का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में यहाँ पे लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। इससे क्या होगा, देश के नीति निर्माण में महिलाओं की समान और मजबूत भागीदारी यहाँ पर तय होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय परमाणु कार्यक्रम में किस रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल कर ऐतिहासिक सफलता यहाँ पे प्राप्त की है? तो ऑप्शन इसका है सी, PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यहाँ पे बात करेंगे तो भारत का अक्षय पात्र कहलाता है कल्पक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि तकनीकी सफलता यहाँ पे हासिल हुई है, जिसमें प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी हासिल की है, जो नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। इसका संचालन भाविनी द्वारा किया जा रहा है। अक्षय पात्र का क्षरण की बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे अक्षय पात्र की संज्ञा दी है। यह विशेष तकनीकी खपत किए गए ईंधन की तुलना में अधिक नया ईंधन पैदा करती है, जो भविष्य में भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो केंद्र सरकार डेटा सुरक्षा के लिए किन फर्मों पर प्रतिबंध लगाने और उनके लोगों के उपयोग को रोकने से पर विचार कर रही है? तो ये है बिग फोर विदेशी ऑडिट फर्म। यहाँ पे बात करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा, जो कि बिग फोर ऑडिट फर्मों पर सख्ती यहाँ पे लगाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय डेटा संवेदनशीलता की बात करें तो डेलॉयट, PwC, EY और KPMG। ये सरकारी कार्यवाही की बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण डेटा की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत में इन विदेशी ऑडिट फर्मों को लोगों उपयोग को प्रतिबंध करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो किस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच राजनीतिक रस्साकसी के कारण सरकार बदलने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है? तो ये है ऑप्शन इसका बिहार। बात करते हैं बिहार में राजनीतिक परिदृश्य की, तो यहाँ पे वर्तमान स्थिति यहाँ पे सत्ताधारी गठबंधन के मुख्य सहयोगी दलों में, जो कि JDU और भाजपा के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद का और खींचातानी की यहाँ पे देख सकते हैं आप स्थिति।
सत्ता का केंद्र मुख्य नेतृत्व अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रशासनिक मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पे राजधानी यहाँ पे पटना है। विशेष रूप से एक अणे मार्ग से जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक और सरकारी आवास है, ये सत्ता का केंद्र है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराष्ट्र ले जाए जा रहे कितने नाबालिग लड़कों को मानव तस्करियों से बचाया गया है? अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है ऑप्शन सी, 163 नाबालिग बच्चे। इसमें बात करें तो इसमें बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था ये, जिसमें मानव तस्करी का पर प्रहार था। कुल मिला के यहाँ देखी जाए तो 163 नाबालिग बच्चों का सफल रेस्क्यू यहाँ पे किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। और संवैधानिक आधार की बात करें तो यहाँ पे जो मानव तस्करी होती है या मौलिक आधार, ये जो श्रम है, बेगार है, इसको पूर्णतः प्रतिबंध और गैर कानूनी घोषित करता है। ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 23। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीबीआई ने हरियाणा के किस बैंक खाते से जुड़े 550 करोड़ रुपए के गबन मामले में एफआईआर दर्ज की है? तो ये है आईडीएफसी। अब बात करेंगे यहाँ पे तो हरियाणा में वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, 550 करोड़ का बैंक घोटाला, जिसमें प्रभावित संस्था जो है आईडीएफसी बैंक के आंतरिक सिस्टम में भारी सेंधमारी यहाँ पे की गई है। घोटाले का आकार 550 करोड़ रुपए का विशाल गबन है, जो इसे राज्य के सबसे बड़े वित्तीय अपराधों में से एक बनाता है। जांच का जिम्मा इसमें सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने आईटीआर उपयोगिताओं के में देरी के लिए किस संस्थान को फटकार लगाई है? तो यहाँ पे सीबीडीटी इसको फटकार लगाई है। बात करें इसमें आईटीआर फाइलिंग में देरी की बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट का टीवीटीटी पर सख्त यहाँ पे रुख अपनाया गया है। मुख्य विवाद की बात करें तो यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग सॉफ्टवेयर में पिछले 11 वर्षों से लगातार आ रही टेक्निकल खामियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जवाबदेही संस्था यहाँ पे टीबीडीटी है, जो कि इसके पूर्व में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टैक्स है। ये भारत में आयकर व्यवस्था और प्रशासन के लिए सर्वोच्च जिम्मेदार संस्था है। हाईकोर्ट ने दीर्घकालिक और विफलता के लिए इसको सख्त कड़े जवाब इससे मांगे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो टीएसबीआईई किस राज्य का शिक्षा बोर्ड है जो जल्द ही इंटर के परिणाम घोषित करने वाला है? तो ये बेसिक सी बात है, ये है तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं इसका डिस्कस करने वाला, तो बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा होगी थोड़े टाइम बाद, ये तो सभी हो गए। ठीक, अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो मध्य पूर्व संकट के कारण भारतीय टीएफओएस ने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए रुपए का क्या स्तर रहने की आशंका जताई है? तो यहाँ पे लगभग लगभग 100 प्रति डॉलर, $1 का 100 रुपये यहाँ पे स्तर यहाँ पे गिर सकता है रुपये का। तो यहाँ पे मध्य पूर्व तनाव का आर्थिक डोमिनो फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कच्चा तेल और रुपया की यहाँ पर संभावनाएं कच्चे तेल की बढ़ सकती है और रुपये की यहाँ पे डाउन हो सकती है, देखने को मिल सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दुबई ने ईरान संकट के कारण विदेशी एयरलाइंस के लिए उड़ानों की क्या कीमत तय की है? तो ये की है 1 उड़ान प्रतिदिन। यहाँ पे बात की जाए तो दुबई विमान संगठन भारतीय एयरलाइंस पर आर्थिक यहाँ पे मार देखने को मिलती है। संकट का कारण क्या है ना, ईरान इजराइल तनाव के कारण क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र में भारी सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो गया है। यहाँ पे आप सभी को बताया, यहाँ पे अटैक दिन रात होते रहते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ये वैसे सेंसिटिव जोन बन गया है। यहाँ पर नया कड़ा प्रतिबंध की बात करें तो विदेशी एयरलाइंस के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्त सीमा तय की गई है। यह प्रतिबंध 31 मई तक लागू रहेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी 20 करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऐतिहासिक अधिवेशन यहाँ पर सब देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885, यानी कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से लेके 1941 तक। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो स्थापना की हम बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को अध्यक्ष जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष ने, इनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान यहाँ पे बम्बई थी, बम्बई में इसकी स्थापना हुई है और पहला अधिवेशन भी बम्बई में हुआ। प्रतिनिधि की बात करें तो केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। आज़ादी की इसमें नींव रखी गई थी। इसके बाद देखेंगे शुरुआती दौर की, तो 1887 में मद्रास में अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। इसका जो महत्व, मतलब कि अब हम क्या करें, एग्जाम के व्यू से हम सारे फैक्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें पहला फैक्टर बनता है, पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि थे
फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 में। ओके। दूसरी बात करें 1888 में तो इलाहाबाद में हुई थी। अध्यक्ष उसके जॉर्ज यूले थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पे थे। इसके बाद देखें सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय बनाम राष्ट्रगान राष्ट्रगीत। तो इसमें देखें तो जो 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह तयानी, पहली बार वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगीत हमारा है, ये पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दूसरी बात करें हम राष्ट्रगान की, तो जो कि जनगण मन है, इसको 1911 में भी इनको भी सेम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और ये थे इस टाइम पे बी.एन. धार इसके अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। तो 1907 से 1916 के बीच में 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। सूरत की बात करें तो इस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गम दल में विभाजित हो गया था। और 1916 में बात करेंगे लखनऊ में, तो यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में इसकी जो अध्यक्षता की थी वो A.T. मजूमदार ने की थी। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट के नाम से नरम दल और गर्म दल और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक यहाँ पर समझौता देखने को मिलता है। इसके बाद देखें महिलाओं को नेतृत्व की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष की थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे पहला कन्फ्यूज़न ये होता है कि महिला अध्यक्ष है कि हम बात करें तो यहाँ पे पहली जो महिला बनी थी एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन अगर बात करेंगे तो पहली भारतीय महिला तो वो थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी सरोजिनी नायडू। कन्फ्यूज़न दूर हो गया ना? तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, दोनों महिलाएं हैं, फर्स्ट टाइम है। 1917 में एनी बेसेंट जो थी वो मतलब कि वो थी विदेशी महिला थी, वो मतलब कि फॉरेनर थी। और जो भारतीय महिला की हम बात करेंगे तो वहाँ पे 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू थी। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या बोलते हैं महात्मा गांधी की। यहाँ पर तो 1924 में बेलगाम में, तो यहाँ पे बात करें तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ही है तो याद कर लेना, इसको रट लेना कैसे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। बात करते हैं इसके बाद स्वतंत्रता का नक्षत्र पूर्ण स्वराज का उदय हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हुआ क्या था, रावी नदी के तट पर ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1929 में। बहुत देखो कितना ट्रिक वाला है, 1929। इसके नेतृत्व अध्यक्ष से किया था, जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पे चरम लक्ष्य इसका क्या था, पूर्ण स्वराज था, जिसका प्रस्ताव पारित हुआ और तिरंगा भी यहाँ पे लहराया गया। अब बात करेंगे आधुनिक भारत की रूपरेखा की, तो 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता इसमें की थी वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का ऐतिहासिक प्रस्ताव यहाँ पे लिखा गया था। बात करते हैं 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, तो यहाँ पे अध्यक्ष इसके सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसमें राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। भविष्य के लिए आर्थिक विकास का यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इसके बाद हम देखें स्वतंत्रता का उदय जो कि हुआ था 1946 के मेरठ अधिवेशन से, और आज़ादी की पूर्व यहाँ पे संध्या, आज़ादी की पूर्व संध्या की यहाँ पे बात की जाती है, तो अध्यक्ष इसके J.B. कृपलानी थे। आज़ादी की पूरी संध्या का मतलब है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें गांधी जी का कनेक्शन की बात करें तो सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने बेलगाम में 1924 को। महिला वाला कन्फ्यूजन देता है तो ये देख लेंगे। 1917 में पहली जो महिला थी एनी बेसेंट थी, और पहली भारतीय महिला की बात करें तो 1925 में सरोजिनी नायडू थी। गीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 1896 वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गान 1911 में जनगण मन गाया गया, और दोनों ही क्या कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। पूर्ण स्वराज की बात करें तो 1929 रावी नदी के तट पर लाहौर में ये तिरंगा फहराया था। अब ये दोस्तों पूरी वीडियो का सबसे फेवरेट यहाँ पे टॉपिक, जिसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि आज का क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता एक गैर भारतीय ब्रिटिश व्यक्ति ने की थी। दूसरा कथन है प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और तीसरा क्वेश्चन है कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। इस क्वेश्चन का आंसर
आप कमेंट बॉक्स में करना। और इसके जो 4 ऑप्शन हैं, पहला है 1 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है कथन 1 3 और चौथा है कथन सभी 1 2 3। इसका आंसर कल की वीडियो में मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।